देखो बच्चों, आईटीएफ के कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग फंक्शन में कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो फंक्शन में होता है कंपोजिट फंक्शन, है ना। कंपोजिट फंक्शंस, है ना। इस कॉन्सेप्ट की भी अपनी काफी इंपॉर्टेंस है ना। कंपोजिट फंक्शन, देखो ध्यान दो बच्चों, क्या होता है, बहुत सी जगह मैथ्स में ऐसी होती है जहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास देखो एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल साइन एक्स। ठीक, हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन है साइन एक्स और एक फंक्शन है मान लीजिए एक्स की पावर 3। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो देखो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 3। अब देखो ये इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन बन गया, है ना। एक फंक्शन अपने पास है मान लीजिए साइन एक्स, एक फंक्शन एक्स की पावर 3। तो हमने क्या किया, देखो x की जगह पर x की पावर 3 लिख दिया, तो ये क्या बन गया, बोलो कंपोजिट फंक्शन। मतलब दो फंक्शन को मिला देना, ये होता है कंपोजिट फंक्शन का बेसिक मीनिंग। यानी x की जगह कर कुछ और रख देना। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन cos x है, एक फंक्शन मान लीजिए log x है। अब हम इस x की जगह log x रख दें तो क्या बन जाएगा, cos ऑफ log x। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस x की जगह पर cos x रख दें तो बन जाएगा log ऑफ cos x। तो देखो कहने का मतलब ये है कि कंपोजिट फंक्शन भी देखो दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, है ना। एक x की जगह जैसे हमने क्या किया, देखो इस x की जगह log x रख के एक बना लिया और इस x की जगह cos x रख के दूसरा बना लिया। तो अगर हमें दो फंक्शन दिए जाएं तो उनको लेकर के हम दो दो कंपोजिट फंक्शन हर बार बना सकते हैं। देखो अब इन कंपोजिट फंक्शन को जरा बेसिक से समझने की जरूरत है। देखो ध्यान दो, अब ये फंक्शन दो तरह से डिफाइन किए जाते हैं, एक तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में और एक ये x की फॉर्म में। इन दोनों तरीके से देखो इनको डिफाइन करना हम लोग यहां पर सीखें। देखो ध्यान दो, पहले हम लोग इनको ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से डिफाइन करें। हम लोगों ने जब फंक्शन डिफाइन किया था तब भी हम लोगों ने उसको स्टार्टिंग में देखो ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से डिफाइन किया था। तो मतलब हम लोग सबसे पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर पेयर। देखो ध्यान दो, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, एक सेट मान लीजिए A है और इस सेट में मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स हैं A B C D। मान लीजिए दूसरा सेट अपने पास B है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3। मान लीजिए एक फंक्शन अपने पास है A से लेकर के B तक और मान लो ये फंक्शन ऐसे करके है f इक्वल टू a कॉमा 1, ठीक, b कॉमा 2, c कॉमा 3 एंड d कॉमा 2। मान लीजिए अपने पास देखो ये फंक्शन है f फ्रॉम a टू b। अच्छा अब देखो मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल कि अपने पास एक दूसरा सेट है मान लीजिए c और c में मान लीजिए एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल a b 1 2। एक और एलिमेंट, एक और सेट है d और इसमें एलिमेंट्स हैं मान लीजिए मेरे पास c d 2 3। ठीक, अब मान लिया हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है g और ये फंक्शन है c से लेकर के d तक फॉर एग्जांपल, है ना। ये फंक्शन मान लीजिए c से लेकर के d तक एक फंक्शन है और मान लीजिए फंक्शन कुछ इस तरीके से है g इक्वल टू a कॉमा 2 b कॉमा 3, है ना, 1 कॉमा c एंड 2 कॉमा d। मान लीजिए ऐसे करके ये एक फंक्शन हमने बनाया g। अब देखो ध्यान दो, ये f a टू b मतलब a डोमेन b को डोमेन, g c टू d मतलब c डोमेन और d को डोमेन। ठीक, मैंने बताया था। अब मान लीजिए हमसे कहा जाए कि हमें निकालना है, देखो ऐसे करके f कंपोजिशन g, मान लीजिए ये हमको चाहिए। देखो इसको उल्टा पढ़ते हैं, है ना। ये o जो आप देख रहे हो ना, o ये कंपोजिशन का सिंबल होता है ना। इसको कहते हैं कंपोजिशन का सिंबल, ठीक है, ये कंपोजिशन का सिंबल होता है। ठीक, उसको उल्टा पढ़ते हैं, इसे g कंपोजिशन f नहीं पढ़ेंगे, ध्यान दो, इसे पढ़ेंगे f कंपोजिशन g, ध्यान दो, है ना। इसको उल्टा पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, f कंपोजिशन g, उल्टा पढ़ते हैं। अब देखो ध्यान दो यहां पर सब बच्चे, जैसे हमें ये निकालना है
है ना, ये कंपोजिशन का सिंबल होता है, इसको हमें निकालना है। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर हमें देखो ये फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, एफ भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, जी भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो देखो हमको कंपोजिशन कैसे निकालना होगा। देखो ध्यान दो, जैसे एफ राइट में है तो इसको लेफ्ट में बनाओ, मतलब देखो एफ है ए से बी तक, तो देखो पहले बनाओ ए फिर बनाओ बी, है ना, एफ बनाओ। एफ देखो क्या हुआ, ए से लेकर के बी तक, ठीक है। ये मान लो अपना है ए और ये मान लो अपना क्या है बी। ध्यान दो, देखो एफ में क्या हो रहा है, एफ में ए जा रहा है 1 पर, देखो ए गया 1 पर, फिर देखो बी जा रहा है 2 पर, बी गया 2 पर, ऐसे करके देखो सी कॉमा 3 है, इसका मतलब सी जा रहा है 3 पर, ठीक है। फिर देखो डी कॉमा 2 है, इसका मतलब डी दोबारा जा रहा है 2 पर। ध्यान दो, ए से बी। अब देखो जी बनाओ, मतलब जो राइट में यहाँ एफ लिखा था उसको पहले बनाया, जो लेफ्ट में जी लिखा है उसको आगे बनाएंगे। देखो जी फंक्शन बनाते हैं, जी देखो जी क्या हो रहा है, ऐसे करके देखो ध्यान दो, जी जी कहां से कहां तक है बोलो, जी है देखो सी से लेकर के डी तक, तो देखो ये हो गया सी और ये हो गया डी, ये अपना जी फंक्शन। देखो देखो जी में क्या हो रहा है, जी में ए जा रहा है 2 पर, ए यहां बनाया 2 यहां बनाया, बी जा रहा है 3 पर, बी यहां बनाया 3 यहां बनाया, सी जा रहा है 1 पर, सी यहां बनाया 1 यहां बनाया, ठीक, और 2 जा रहा है डी पर, देखो 2 को हम ले गए यहां पर डी पर, ठीक है। तो A2 B3 1 सी, यहाँ 1 है यहाँ सी, ध्यान दीजिए 1 जा रहा है देखो सी पर, यहाँ 1 है यहाँ सी है, और 2 जा रहा है डी पर, तो यहाँ 2 है यहाँ डी है, ऐसे। अब देखो ध्यान दो, जब हम कंपोजिशन निकालेंगे, क्या एफ कंपोजिशन जी, इसको क्या बोलेंगे बोलो, एफ कंपोजिशन जी, उल्टा पढ़ते हैं। तो देखो जब हम कंपोजिशन निकालेंगे, देखो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दो, जैसे अब हमें निकालना क्या बोलो, हमें निकालना है एफ कंपोजिशन जी, एफ कंपोजिशन जी चाहिए। देखो ये क्या होगा, देखो ध्यान दो, ए गया 1 पर, 1 गया सी पर, तो देखो ध्यान दो, ए गया 1 पर, 1 गया सी पर, तो हम कहेंगे कि ए सीधे जाएगा सी पर। देखो यहां पर हो गया ए कॉमा सी, ध्यान दीजिए, है ना, ए गया 1 पर, 1 गया सी पर, तो ए सीधे जाएगा देखो सी पर, ध्यान दो, ठीक। अगला देखो बी गया 2 पर, 2 गया डी पर, तो देखो बी सीधे जाएगा डी पर, ध्यान दो, तो बी जाएगा डी पर, ध्यान दो, ठीक। ए गया 1 पर, 1 गया सी पर, तो ए जाएगा सी पर, बी गया 2 पर, 2 गया डी पर, तो बी जाएगा डी पर। देखो सी गया 3 पर, और 3 इसमें है नहीं, 3 आगे कहीं नहीं गया, तो सी की कहानी खत्म हो जाएगी। सी गया 3 पर देखो इसमें 3 यहाँ नहीं है, इधर नहीं है 3, इसको मिलाना है, A1 1 यहाँ चेक करना है, ठीक है, B2 2 यहाँ चेक करना है, C3 3 यहाँ चेक करना है, 3 आगे कहीं नहीं गया तो C को नहीं लिखेंगे। D गया देखो 2 पर, और 2 फिर गया देखो D पर, तो D कॉमा D देखो एक और हो जाएगा, D कॉमा D देखो एक यहाँ पर और हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। देखो C गया 3 पर, 3 आगे कहीं नहीं गया तो C की कहानी खत्म। D गया 2 पर, 2 गया D पर, तो देखो D कहां पर जाएगा बोलो, D पर, तो क्या हो गया बोलो, ये हो गया F कंपोजिशन G का आंसर। ध्यान दो, F कंपोजिशन G का आंसर ये मिल गया। अब देखो ध्यान दो, F कंपोजिशन G A से D पर फंक्शन है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो A में क्या क्या है, A है, B है, C है, D है। देखो यहाँ पर A को इमेज मिली, B को इमेज मिली, D को इमेज मिली, C को, मतलब इस फंक्शन का डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन A होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं, मतलब ये बात गलत है। मतलब इस फंक्शन को आप ऐसे मत लिख देना, आप इसको ऐसे मत लिख देना कि A to D, जैसे आपने सोचा कि ये A से B है, ये C से D है, तो हम A से D लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपने इसे A to D लिखा तो A इसकी डोमेन होनी चाहिए, डोमेन का मतलब उसके हर पॉइंट को इमेज मिलनी चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। देखो A में कौन कौन से पॉइंट, देखो A B C D 4 पॉइंट है, देखो A को इमेज मिली, B को इमेज मिली, है ना, A गया C पर मतलब A को इमेज मिली, B गया D पर मतलब B को इमेज मिली, D गया D पर मतलब D को इमेज मिली, लेकिन C को इमेज मिली नहीं। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन A नहीं होगा, ध्यान दो, डोमेन A नहीं होगा।
अगर आप ऐसा लिखते हो तो गलत है, डोमेन ए नहीं होगा, है ना। डोमेन फिर से देखो नया डेवलप हो गया अपने आप ही, मतलब ये फंक्शन ए टू डी लिखेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ए टू डी हो, गलत हो सकती है ये बात। अच्छा ध्यान दो, डी इसका कोडोमेन है, हाँ कोडोमेन को डी बोल सकते हैं। कोडोमेन में क्या बुराई, देखो ध्यान दो, रेंज में क्या क्या आया, सी बी डी, देखो बात वाले सी बी डी रेंज में आया, और डी क्या है देखो सी बी डी, देखो ध्यान दो। अब अगर हम डी को कोडोमेन बोलते हैं तो कोडोमेन का मतलब होता है कि रेंज उसके अंदर आनी चाहिए, ध्यान दो। देखो यहां पर देखो सी है, देखो यहां पर क्या है ए बी 1 2 सी डी 2 3, देखो ध्यान दो। हमने यहां पर क्या किया, देखो यहां पर सब बच्चे ध्यान दो कि ए गया 1 पर, 1 गया सी पर तो ए सी पर, बी गया 2 पर, 2 गया डी पर तो बी डी पर, सी गया 3 पर और 3 आगे कहीं नहीं गया, उसकी कहानी खत्म है। और देखो डी गया 2 पर, 2 गया डी पर तो हमने डी कॉमा डी देखो ले लिया। अब देखो ध्यान दो, इस फंक्शन की रेंज क्या है, सी डी और डी। देखो इस फंक्शन की अगर हम रेंज देखें तो देखो इसका रेंज क्या है, इसका रेंज हो गया सी डी डी, तो सी और डी। अब डी को 2 बार नहीं लिखेंगे, सेट के अंदर एक चीज को 2 बार, देखो रेंज का मतलब सेकंड एलिमेंट, रेंज का मतलब सी लेना है, डी लेना है और डी। रेंज का मतलब क्या होता है, सेकंड एलिमेंट, और डोमेन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट। अब देखो रेंज ये है, रेंज कोडोमेन के अंदर आ रही है, कोडोमेन क्या है देखो डी, डी में क्या है सी डी 2 3, तो कोडोमेन हम डी को बोल सकते हैं, कोडोमेन में कोई दिक्कत नहीं। कोडोमेन का बस यही रोल होता है कि रेंज कोडोमेन के अंदर आनी चाहिए, तो कोडोमेन चाहे तो हम डी को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो रेंज है वो कोडोमेन के अंदर आ रही है, लेकिन डोमेन को ए नहीं कह सकते, ये बात ध्यान दो। जैसे कई जगह पर कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि एफ यहां से यहां तक है, जी यहां से यहां तक है, तो ये फंक्शन ए से डी होगा, ऐसा नहीं कह सकते, ध्यान दो। ये फंक्शन अपने आप को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब इसकी डोमेन बदल भी सकती है, जरूरी नहीं है कि जो आपने एफ की डोमेन लिखी हो वही एफ कंपोजिशन जी की डोमेन हो, यहां से देखो प्रूव हो गया। तो ऐसे निकालना होता है कंपोजिशन को, ध्यान दो सब बच्चे। तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है देखो, ये 2 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, एक तो वो एक्स की फॉर्म में पढ़ते हैं और एक ये पढ़ते हैं हम लोग इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। हालांकि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के जो फंक्शन होते हैं इनका कोई बहुत एप्लीकेशन नहीं होता, जैसे यहाँ पर इनका कोई कैलकुलस में बहुत एप्लीकेशन नहीं होता। कैलकुलस में एप्लीकेशन ज्यादातर एक्स वाई वाले फंक्शन का होता, उसको भी अभी देखेंगे। लेकिन एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन हमारे 12th बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, कई बार आईटी मेंस में पूछे गए हैं, तो ये हमको आने चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक बात है, समझ गया ढंग से। एफ कंपोजिशन जी निकालना है, एफ को लेफ्ट बनाएंगे, जी को राइट को, फिर मैच करते हैं। ए 1 पर गया, 1 सी पर गया तो ए सी पर, बी 2 पर गया, 2 डी पर तो बी 2 पर, इसी प्रकार बाकियों के भी। अब देखो ध्यान दो, सी 3 पर गया लेकिन 3 आगे कहीं नहीं गया तो सी को नहीं लिखेंगे। इस सबको सब बच्चे नोट करो, बताता हूं मैं अभी और भी कॉन्सेप्ट आगे अभी। ठीक है, देखो अब जैसे ये हम लोगों ने अभी निकाला क्या, एफ कंपोजिशन जी। अब उल्टा निकालें, देखो उल्टा इसका, देखो ध्यान दो। अब देखो हम लोग निकालें जी कंपोजिशन एफ, इसको उल्टा पढ़ते हैं, बता रहा हूं फिर मैं, ध्यान देना। इसे एफ कंपोजिशन जी नहीं पढ़ेंगे, उससे उल्टा पढ़ेंगे जी कंपोजिशन। हाँ, शॉर्ट में कई बार लोग इसे फॉक कह देते हैं या उसको गॉफ कह देते हैं, वो चलेगा, है ना। लेकिन ऐसे ही जो सही तरीका पढ़ने का वो ये है, इसको जी कंपोजिशन एफ पढ़ेंगे। देखो ध्यान दो, इसको हमें निकालना है तो क्या करेंगे, देखो जी राइट में है, इसे लेफ्ट में बनाएंगे। देखो जी इधर बनाओ, इधर बनाओ पहले जी, देखो ऐसे। जी कहां से कहां जा रहा है, सी से डी जा रहा है, देखो सी से डी, ये सी है और ये डी है, देखो ये जा रहा है जी फंक्शन। ठीक, जी में देखो क्या हो रहा है, ए गया 2 पर, बी गया 3 पर, 1 गया सी पर, 1 गया देखो सी पर, और 2 गया डी पर, देखो 2 गया डी पर। ये हमने जी बनाया, जी राइट में था, इसे लेफ्ट में बनाया।
अब जो f लेफ्ट में है उसे राइट में बनाओ। देखो इधर बनेगा f ऐसे करके, ये f बनेगा। देखो ये हो गया अपना f। देखो f में क्या हो रहा है, f में क्या हो रहा है, a गया 1 पर, a गया 1 पर, b गया 2 पर, ठीक, c गया 3 पर, और d फिर गया देखो 2 पर। ये d है ना, d गया देखो कहां पर, 2 पर, है ना। a गया 1 पर, b गया 2 पर, c गया 3 पर, और d फिर से कहां गया देखो 2 पर गया। अब देखो ध्यान दो, अब हमें ये फंक्शन चाहिए, देखो क्या, f कंपोजिशन, g कंपोजिशन f, ये हमको फंक्शन देखो अब चाहिए। देखो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, फिर वही तरीका, a2, 2 आगे कहीं नहीं, a गया 2, अब देखो इसमें 2 है ही नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे, ध्यान दो। b गया 3, 3 आगे कहीं नहीं, इसको भी नहीं लिखेंगे। देखो 1 गया c पर, c गया 3 पर, तो 1 को 3 पर ले जाएंगे। देखो ध्यान दो, 1 जाएगा 3 पर, है ना। 1 गया c पर, c गया 3 पर, तो 1 कहां जाएगा 3 पर। 2 गया d पर और d गया 2 पर, देखो 2 कहां जाएगा 2 पर। अब देखो ये 2 कहां जाएगा 2 पर, ध्यान दो, ऐसा, है ना। a गया 2 पर, 2 आगे कहीं नहीं गया तो a को नहीं लिखेंगे। b गया 3 पर, 3 आगे कहीं नहीं गया, इसको नहीं लिखेंगे। 1 गया c पर, c आगे कहीं नहीं गया, इसको नहीं लिखेंगे। 2 गया d पर, d गया 2 पर, तो क्या हुआ 2 गया 2 पर, इसको लिखेंगे। तो ध्यान दो, अब इस फंक्शन का देखो जो डोमेन है वो क्या है, सिर्फ 1 2। इसका डोमेन c नहीं है, ध्यान देना, इसका डोमेन c नहीं है। इसके डोमेन में क्या आएगा, सिर्फ 1 2। अगर हम इस फंक्शन का डोमेन लिखें तो इस डोमेन में क्या आएगा बोलो, 1 2, और इसके देखो रेंज में क्या आएगा, रेंज में क्या आएगा बोलो, 3 2। तो इस फंक्शन का भी डोमेन जो है वो सी नहीं। देखो ध्यान दो, चलिए होता क्या है कंपोजिशन में, देखो ध्यान दो, कंपोजिशन में क्या होता है, इसको थोड़ा हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें f कंपोजिशन चाहिए, देखो ऐसे, g कंपोजिशन f, मान लो हमें ये 1 पर निकालना है, ऑफ 1, ऐसे लिखते हैं इसको, ध्यान दो। जैसे देखो हमने देखा g कंपोजिशन f में 1 की वैल्यू 3 है और 2 की वैल्यू 2 है। तो 1 की वैल्यू 3 है, मतलब सबसे पहले हमने इसको 1 पर ऑपरेट किया, तो ऐसे लिखेंगे f ब्रैकेट g ब्रैकेट 1, ऐसे देखो लिखेंगे। अब देखो ध्यान दो, g ऑफ 1, g ऑफ 1 कितना है, देखो g ऑफ 1, g ऑफ 1 है c, है ना। देखो 1 c, 1 c का मतलब हुआ कि g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है c, 2 d है, तो इसका मतलब g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है d, यही तो मतलब होता है फंक्शन का। जैसे यहाँ पर देखो a 1 है, तो हम कह सकते हैं f ऑफ a कितना है बोलो, 1 के बराबर है ना। ये x ये y, ये x ये y, हर जगह ऐसे ही होता है, ध्यान दो। तो g 1 देखो, g ऑफ 1 की देखो वैल्यू कितनी है c। अब देखो f ऑफ c, देखो यहाँ पर c 3 है, इसका मतलब f ऑफ c कितना हो गया बोलो, 3 हो गया। तो f ऑफ c की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं कि मतलब ये जो फंक्शन है g कंपोजिशन f, ये 1 पर ऑपरेट हुआ। तो जब ये 1 पर ऑपरेट हुआ, मतलब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ऑपरेट हुआ मतलब x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 1 लेने का मतलब 1 पर ऑपरेट हुआ, ऐसी मैथमेटिकल लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है कि g कंपोजिशन f जब 1 पर ऑपरेट हुआ तो पहले 1 पर g आएगा, पूरे पर f आएगा। मतलब पहले 1 पर g ऑपरेट हुआ पूरे पर, अब g ऑफ 1 देखो, g ऑफ 1 ये रहा, g ऑफ 1 कितना c, तो g ऑफ 1 की जगह कितना आ गया देखो c। अब आया f ऑफ c, देखो f ऑफ c, यहाँ पर देखो c 3, इसका मतलब f ऑफ c की वैल्यू कितनी हो गई 3, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 1 पर वैल्यू कितनी आई 3, देखो यहाँ पर इस फंक्शन में 1 पर वैल्यू कितनी है बोलो 3, क्योंकि अगर ये x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y, ध्यान दो। इसी प्रकार मान लो अगर हम इस फंक्शन को 2 पर ऑपरेट करें, देखो 2 पर ऑपरेट करें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो f ऑफ g ऑफ 2 आएगा। अब देखो g ऑफ 2, देखो यहाँ पर ये g ऑफ 2 कितना है, d के बराबर, तो देखो ये हो गया d, g ऑफ 2 कितना d। अब देखो f ऑफ d, देखो यहाँ पर f ऑफ d कितना हो गया, देखो 2 के बराबर, तो f ऑफ d कितना हो गया, देखो 2 के बराबर। तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई, देखो यहाँ भी हो रहा है 2 पर पूरे फंक्शन की वैल्यू देखो यहाँ पर 2 आ गई, है ना।
2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा देखो, अब इस बात के भी चांसेस हैं कि ये कंपोजिशन एग्जिस्ट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा एक बात आपने और देखी कि इसकी जो वैल्यू है, मतलब जी कंपोजिशन एफ की जो वैल्यू है और जो एफ कंपोजिशन जी के रिजल्ट थे वो अलग अलग थे। जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी के रिजल्ट क्या थे, अलग अलग। तो हम कह सकते हैं कि जी कंपोजिशन एफ नॉट इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी, मतलब ये इसके नॉट इक्वल टू होगा। मतलब नॉट इक्वल टू का मतलब देखो ध्यान दो, जब भी कभी मैथ्स में नॉट इक्वल आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब जनरली, मतलब ज्यादातर वो बराबर नहीं है, लेकिन हो सकता कुछ ऐसे केसेस हो जिसमें ये दोनों बराबर भी हो जाए। दो बातें हैं, एक है इक्वल, एक नॉट इक्वल। जैसे अगर हम कहें कि दो चीजें इक्वल हैं, इसका मतलब दुनिया के हर एग्जाम्पल में, हर केस में वो इक्वल हैं। और अगर हम कहें नॉट इक्वल, जैसे देखो यहां पर हमने लिखा नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल का मतलब जनरली दे आर नॉट इक्वल बट समटाइम्स दे मे बी इक्वल, यानी ज्यादातर केसेस में बराबर नहीं है, लेकिन हो सकता कुछ केसेस ऐसे मिल जाएं जिसमें ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ये बात ध्यान रखना है ना। नॉट इक्वल टू का मतलब कि अक्सर दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ केसेस में दोनों बराबर हो भी जाए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो नॉट इक्वल का मतलब ये नहीं है कि कभी बराबर नहीं होंगे, कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, अब जैसे हो सकता कुछ केसेस ऐसे हो जहां पर ये कंपोजिशन एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे यहां पर देखो a गया 2 पर, अब देखो 2 आगे कहीं नहीं गया। हो सकता सारे पॉइंट इस तरीके से हो कि ये आगे कहीं ना जाए, तो इसका मतलब वहां पर हम कंपोजिशन निकाल ही नहीं सकते, वहां पर कंपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब उसकी डोमेन में कोई पॉइंट आएगा नहीं, ऐसा भी संभव हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है एग्जांपल हमने क्या लिया। देखो जैसे मान लो हम लोग एग्जांपल इस प्रकार का लें, देखो उसको सब बच्चे नोट करो पहले ध्यान से। देखो मान लो हमने एक फंक्शन लिया इस टाइप का, मान लीजिए एक सेट ए है और ए ये है ए बी सी, मान लीजिए सेट बी है और बी है 1 2 3, और मान लीजिए एफ है ए से लेकर बी तक और ये इस प्रकार है a, 2 b, 1 और c, 3, ऐसा है, ठीक। दूसरा सेट मैंने मान लिया c है और c में है फॉर एग्जाम्पल d c e ऐसे करके, और मान लिया एक सेट d है और d में है 4 5 6। अब मान लीजिए एक फंक्शन है c से लेकर d तक, और सॉरी g फंक्शन है मान लीजिए, और फंक्शन देखो ऐसे है d, 4 c, 5 और e, 6, मान लो ये फंक्शन है, ठीक, ऐसे करके। अब जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि f कंपोजिशन g निकालिए और कहा जाए g कंपोजिशन f को निकालिए, दो सवाल हमसे पूछे जाए। देखो ध्यान दो क्या होगा। मान लो सबसे पहले हम लोग, है ना, मान लो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं g कंपोजिशन f, मान लो ये निकालते हैं, क्या होगा। देखो g को बनाएंगे लेफ्ट में, देखो यहां पर g है ऐसे करके, देखो ये g है, देखो g कहां जा रहा है, d से 4 पर जा रहा है,
D से गया 4 पर, C से गया देखो 5 पर, और E से गया देखो ये 6 पर, है ना। G राइट में है, इसको लेफ्ट में बनाएंगे। अच्छा, F लेफ्ट में है, उसको राइट में बनाएंगे। देखो यहाँ F बनाओ ऐसे करके, देखो ये F है। देखो F में क्या हो रहा है, A जा रहा है 2 पर, है ना, B जा रहा है 1 पर, और C देखो जा रहा है 3 पर, ऐसे करके। ठीक, अब हमें इन दोनों का कंपोजिशन चाहिए। G कंपोजिशन F क्या होगा, देखो D गया 4 पर, 4 आगे कहीं नहीं गया तो खत्म। C गया 5 पर, 5 आगे कहीं नहीं गया तो खत्म। E गया 6 पर, 6 आगे नहीं गया तो खत्म। मतलब देखो D गया 4 पर, 4 आगे कहीं नहीं गया तो D कहीं नहीं गया। C गया 5 पर, 5 इसमें है नहीं तो कहानी खत्म। E गया 6 पर, 6 इसमें है नहीं, कहानी खत्म। मतलब ये कंपोजिशन हो गया नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट। तो ये कंपोजिशन देखो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, ऐसा भी संभव है कि कंपोजिशन एग्जिस्ट ही ना करे। अब देखो जैसे उल्टा निकालें, मान लो अगर हमें निकालना है फॉर एग्जांपल, अगर हमको निकालना है फॉर एग्जांपल F कंपोजिशन G चाहिए मान लो, तो क्या होगा, देखो F को बनाएंगे लेफ्ट में। देखो यहां पर F को बनाएंगे, क्या है बोलो F, A गया 2 पर, देखो A गया 2 पर, B गया है 1 पर, और C गया है बोलो 3 पर, ये F। ठीक, अच्छा अब देखो G को बनाएंगे राइट में। देखो यहां पर G है, मान लो यहां पर G है, ऐसे करके। देखो G में क्या हो रहा है, D गया 4 पर, C गया 5 पर, और E गया देखो 6 पर। देखो ये ऐसे। ठीक, अब देखो इनका कंपोजिशन निकालो, फिर नहीं बनेगा। A 2 पर गया, 2 कहीं नहीं गया। B 1 पर गया, 1 2 कहीं नहीं गया। C 3 पर गया, देखो 3 कहीं नहीं गया। तो ये कंपोजिशन भी डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, है ना। तो अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपोजिशन एग्जिस्ट करे, एक ना करे, ऐसा भी पॉसिबल है। यहां तो कर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो चांस वाली बात है। ऐसा भी हो सकता था कि एक एग्जिस्ट करे एक ना करे, या ये एग्जिस्ट करे ये ना करे, ऐसा भी हो सकता था। तो कंपोजिशन का एग्जिस्ट करना हर बार कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कंपोजिशन एग्जिस्ट ही ना करे। लेकिन एक बार देखो ध्यान दो, जैसे ये F है, ये G है, F की रेंज क्या है 213, G की डोमेन क्या है DCE। मतलब अगर F की रेंज G की डोमेन के अंदर आती तो ये एग्जिस्ट कर जाता। मतलब देखो जैसे 213 है, अगर यहां 213 में से कोई एक होता तो एग्जिस्ट करता। मतलब F की रेंज के कुछ पॉइंट्स G की डोमेन के कुछ पॉइंट से मैच करने चाहिए। देखो जैसे यहां 213 है, अगर यहां 213 होता तो हम कहते भाई A गया 2 पर, 2 कहां गया, B गया 1 पर। तो अगर ये 213 और इसके कुछ पॉइंट्स आपस में मैच करते तो ये कंपोजिशन एग्जिस्ट करता। मतलब कहने का देखो ये है कि F कंपोजिशन G एग्जिस्ट कर जाता अगर F की रेंज, है ना, देखो रेंज ऑफ F और G का डोमेन इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ G, है ना। ध्यान दो क्या हो रहा है, देखो डोमेन ऑफ G, देखो ध्यान दो, अगर F की रेंज और G का डोमेन, देखो क्या लिखा, F कंपोजिशन G एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट। ठीक, F कंपोजिशन G कब एग्जिस्ट करेगा, अगर F का रेंज, देखो ये क्या लिखा, रेंज ऑफ F और डोमेन ऑफ G, इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं होता, फाई नहीं होता। देखो जैसे यहां पर F का रेंज और G का डोमेन, देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इनका इंटरसेक्शन यहां पर फाई हो रहा है। ध्यान दो, F का रेंज
और जी का डोमेन, देखो इनका इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, इसलिए ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ध्यान दो, क्योंकि इसकी रेंज और इसकी डोमेन का इंटरसेक्शन फाई हो रहा है। तो अगर मैंने कहा एग्जिस्ट करेगा तो कब करेगा, जब f की रेंज, देखो रेंज ऑफ f डोमेन ऑफ g का इंटरसेक्शन फाई ना हो, तब वो एग्जिस्ट करेगा। और यहां पर एक्चुअली फाई है, फाई क्यों, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो इसमें और इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो वो यहां फाई हो रहा है, क्यों फाई हो रहा है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन चीजें, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन फाई हो रहा है, इसलिए ये कंपोजिशन एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो कंपोजिशन एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसका रेंज और इसका डोमेन उनका इंटरसेक्शन फाई ना हो, मतलब उन दोनों में कुछ पॉइंट्स कॉमन हो, इंटरसेक्शन फाई ना हो, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए, तो अगर कॉमन हो जाती, अगर कॉमन हो जाती मतलब इंटरसेक्शन फाई नहीं होता, तब वो एग्जिस्ट कर जाता। सेम चीज देखो यहां पर भी है, देखो जी का रेंज, देखो यहां पर जी का रेंज और एफ का डोमेन, देखो इनका भी इंटरसेक्शन फाई है, तभी देखो ये नॉट डिफाइन हो रहा है। तो नॉट डिफाइन की वजह क्या है, देखो रेंज ऑफ जी है ना, रेंज ऑफ जी और इसका इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ, देखो डोमेन ऑफ एफ करें तो ये इंटरसेक्शन किसके बराबर है बोलो, फाई के बराबर हो रहा है, फाई के बराबर हो रहा है, तभी ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो अगर ये फाई नहीं होता तो फिर ये एग्जिस्ट कर जाता, मतलब नॉट डिफाइंड नहीं होता, एक दो एलिमेंट्स मिल जाते है ना। तो ये कंपोजिशन नॉट डिफाइंड क्यों हो रहा है, क्योंकि जी का रेंज और एफ का डोमेन, जी का रेंज और एफ का डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई, फाई क्यों है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइंड हो रहा है। अगर ये फाई नहीं होता तो ये एग्जिस्ट कर जाता, मतलब नॉट डिफाइंड नहीं होता। तो इन बातों को ध्यान से हमें समझना है और घर पे इसको अच्छे से पढ़ना है। और अभी जरा नोट करो सब बच्चे ध्यान से, यहाँ पर देखो